हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग या सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब ये वन शॉट टाइप का तो है नहीं कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर उड़ा दिया। ये डिटेल लेक्चर होने वाला है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ नोटबुक ले करके और नोट करते करते इस लेक्चर को देखना है, ऐसे नहीं देखना। तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अब भाई, चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है। इसको आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। सो बेसिकली बायोडायवर्सिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है, उसके बिना ये चैप्टर आगे प्रोसीड हम नहीं कर सकते। तो भाई, बायोडायवर्सिटी क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर नहीं बता सकता तो मैं ही बता रहा हूं। देखो भाई, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी होता है जो लाइफ की वैरायटी हमारे पृथ्वी पे, ठीक है। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो होगा इट रेफर्स टू वैरायटी ऑफ लिविंग organisms like microbes में बैक्टीरिया ये सब आ जा रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्हीं सब के वैरायटी को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब जो ये लाइफ की वैरायटी है बहुत वास्ट है, ठीक है। ये वास्ट वैरायटी में भी है और नंबर में भी है। तो इतने लार्ज ऑर्गेनिजम्स को पढ़ पाना, समझ पाना, नेमिंग करना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पॉसिबल कैसे बनाएं? कैसे इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी कर पाएं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम समझ पाएं? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? क्लासिफिकेशन की। अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई? तो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करना। ये जो ग्रुपिंग करने का जो साइंटिफिक प्रोसीजर है, इसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और यही आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको डिस्कस कर ले रहे भाई, ठीक है। सो इधर साइड में डिस्कस कर रहे हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है भैया जी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे कन्वीनियंट ग्रुप में डालना, कैटेगरीज में डालना, ताकि उनको हम नेमिंग इजीली कर पाएं, उनको याद कर पाएं, उनको समझ पाएं, ठीक है। इसी साइंटिफिक प्रोसीजर को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। ये होता क्या है? इट इज द scientific procedure of grouping organisms on the basis of their differences and similarities, इसी को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर रहे हैं। किन बेसिस पे? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे। अगर सिमिलर फीचर्स होंगे तो उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, डिफरेंट फीचर्स होंगे तो अनदर ग्रुप में डाल देंगे। बस इसी को तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया क्या होता है भैया। बट हमें जरूरत क्यों पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? तो भाई आ जाओ, नीड देख रहे हैं भाई, क्या नीड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था, इतने लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वैरायटी। अगर मैं सिर्फ एक राइस की वैरायटी की बात करूं या मैंगो की वैरायटी की बात करूं, तो इंडिया में 10,000 प्लस वैरायटी हैं इनकी। तो क्या आप इनको याद कर पाओगे, समझ पाओगे? नहीं ना, बिल्कुल आसानी नहीं है भाई, मतलब नियरली इम्पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल कैसे बनाए? इसको पॉसिबल हम बना सकते हैं किससे? क्लासिफिकेशन से, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे कि जैसे कि मान के चलो मैमल्स,
अब मैमल्स के ग्रुप में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उनको सबको मैमल्स के ग्रुप में प्लेस कर रखे होंगे, और हमने कुछ 4-5 पॉइंट स्टडी कर लिया उस ग्रुप के फीचर के बारे में, तो सारे ऑर्गेनिज्म पे लागू होता है। यानी हमें अलग से बंदर, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हम मैमल्स के ग्रुप की कुछ 10-5 हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लिया, समझ लिया, वही तो सारे ऑर्गेनिज्म पे लागू होता है। तो एक ग्रुप की स्टडी कर दिया हमने, मिलियंस ऑफ उसके स्पीशीज की स्टडी कर लिया। इसलिए जरूरत होती है किसकी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। मुझे भी इटसेल्फ, मेरे को भी बहुत हेल्प करा था 11th क्लास में। वो है नरसू, NRSU। हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? तो नरसू के लिए पड़ती है। अब ये N का मतलब क्या है? N का मतलब होता है नेमिंग। हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म का नेमिंग इजीली कर पाए, नॉमेनक्लेचर कर पाए, ठीक है, इसीलिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड होती है। सेकंड जो है बेटा, सेकंड जो है वो R मतलब होता है रिमेंबर्ड, ठीक है, रिमेंबर्ड, तो हम उनको याद कर पाए, ठीक है, इसलिए जरूरी है। तीसरा स्टडी, उनकी साइंटिफिक स्टडी कर पाए, हम रिसर्च कर पाए, या आप खुद पढ़ रहे हो किताब में तो स्टडी इजी हो जाए, इसलिए नॉमेनक्लेचर करा जाता है। और लास्ट में है अंडरस्टैंड। अब ये अंडरस्टैंड क्या है भाई? कि हम कुछ दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस समझ पा रहे हैं, किसी एक ग्रुप के बीच में सिमिलैरिटीज को हम डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, उनके फीचर्स, इन सब को हम इजीली समझ सकते हैं अगर सारे ऑर्गेनिज्म एक कन्वीनियंट ग्रुप में यानी कि कैटेगरीज में अरेंज हो। तो ये 4 रीजन है कि हम क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। चाहो तो आप इसको सेंटेंस में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए। अब भाई ये पढ़ने के लिए मतलब इंग्लिश के मार्क्स नहीं कटते बायोलॉजी में। तो भाई क्या होता है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, आइए लिखते हैं। तो टू ऑर्गेनाइज लार्ज नंबर, लार्ज या वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट ग्रुप्स या कैटेगरीज हम क्या करते भाई इसमें, हम ऑर्गेनाइज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज सो दैट इट कुड बी सबसे पहला क्या, इट कुड बी नेम्ड, उसके बाद रिमेंबर्ड, देन फिर रिमेंबर्ड के बाद क्या होता है भाई, रिमेंबर्ड के बाद है हम उसको स्टडी कर पाते इजीली। तो नेम्ड, रिमेंबर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड। तो भाई ये 4 रीजन है जिसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे। तो आई होप आपको नीड फॉर क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है कि है भाई एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन के दौर में मतलब जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा साइंटिस्ट ने, एक मतलब साइंटिफिक वे में, ठीक है, पहले तो ऐसी क्लासिफिकेशन कर देते थे, बट मोर प्रिसाइजली कह सकता हूँ एक साइंटिफिक, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही क्या करा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा था। अब भाई इनके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, क्या फीचर है, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। अब इसमें उन्होंने क्या बताया, एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification of organism। इनसे पहले भी क्लासिफिकेशन हुए बट वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थे। तो एरिस्टोटल कह सकते हो ज्यादा साइंटिफिक, ऑल्दो इनका भी पूरी तरह से नहीं है क्योंकि इनका भी गलत हो रखा है, ठीक है। तो मोर साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किसने दिया सबसे पहले, एरिस्टोटल। भाई ये एरिस्टोटल ऐसे बंदे हैं जो हर फील्ड में घुस रखे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। ही क्लासिफाइड प्लांट्स टू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। प्लांट्स को उन्होंने कैसे क्लासिफाई करा, ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में करा। ट्रीज क्या होते हैं, जो टॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। श्रब्स क्या होते हैं, वो झाड़ी ब्रशिश टाइप के होते हैं, बुशिश टाइप के। हर्ब्स क्या होते हैं, जैसे घास, ग्रास वगैरह हो गया, ये सब हर्ब्स। इवन जो बैम्बू है वो भी हर्ब्स के अंदर आता है। अच्छा, एनिमल्स को 2 ग्रुप में उन्होंने बांटा,
एक जिनके पास रेड ब्लड है, एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो उनका क्लासिफिकेशन कुछ मोटा मोटी तौर पे ऐसे था, ठीक है। उसको एक फ्लो चार्ट में समझाया गया है कि एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या करा था, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करा था। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो इनको हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में क्लासिफाई करा। जो ट्रीज होते हैं बेटा टॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये जो हर्ब्स होते हैं घास टाइप के होते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। और ये जो श्रब्स होते हैं वो झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, ठीक है। बुशेस टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनको श्रब्स कहते हैं। तो ये 3 टाइप में उन्होंने प्लांट्स को क्या करा था, क्लासिफाई करा था। देन फिर एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करा था। एनिमल्स को अगर मैं ब्लड की बेसिस पे बात करूं तो उन्होंने एनेमा यानी कि विथ आरबीसी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास आरबीसी है उनको बोला उन्होंने एनेमा। और अनेमा किसको बोला उन्होंने, विदाउट आरबीसी, जिनके पास आरबीसी नहीं है, मतलब जिनके खून का कलर लाल है वो एनेमा में आया। और अनेमा किस में आया, जिनके पास आरबीसी नहीं है, विदाउट आरबीसी वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन हैबिटाट की बात करें, इसके बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करा उन्होंने, तो उन्होंने टेरेस्ट्रियल जो कि किस पे रहते हैं भाई, लैंड पे रहते हैं, ठीक है। फ्लाइंग जो कि आसमान में उड़ते हैं, और फिर एक्वाटिक जो कि पानी में रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन करे थे, किसके बेसिस पे भाई, हैबिटेट के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, फिर बायोलॉजी के दुनिया में आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्हीं ने प्रपोज करा था जो फादर थे टैक्सोनॉमी के, ठीक है। तो उनका नाम क्या भाई, कैरोलस लिन्योस ने 1758 में प्रपोज करा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने 2 किंगडम दिया था, एक तो प्लांटेई दिया था और दूसरा एनिमेलिया, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग 2 किंगडम होते हैं, एक तो प्लांटेई होते हैं, एक एनिमेलिया। प्लांटेई में जितने जो प्लांट्स हैं पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं वो सारे प्लांट किंगडम के अंदर डाल दिया उन्होंने, ठीक है। और जितने एनिमल्स पाए जा रहे हैं पृथ्वी पे उन सबको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया। तो बस काफ़ी छोटा सा क्लासिफिकेशन था उनका। आगे बात करते हैं भाई, क्या ड्रॉबैक्स रहे इनके जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है कैरोलस लिन्योस के, उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो पहला तो उनकी गलती या कह सकते हो ड्रॉबैक्स ये है कि उन्होंने जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, इसको प्यार से बेटा BGAB कहते हैं। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है भाई। अब भाई एल्गी नाम है, एल्गी है नहीं, है बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे ना, वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में। अच्छा, फिर क्या होता है भाई, यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो सेल है यूकैरियोट्स है, लाइक फंगी, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स। तो इन्होंने सबको प्लांट किंगडम में ही डाल दिया। अब भाई तुम बताओ मेरे को, क्या बैक्टीरिया प्लांट होते हैं, नहीं ना। क्या सियानोबैक्टीरिया प्लांट है, नहीं। ऐसे यूकैरियोट में फंगी तो प्लांट का बिल्कुल एक फीचर भी मैच नहीं करता इसका तो सेल वॉल भी किससे बना भाई, इसका तो सेल वॉल भी काइटिन से बना है, काइटिन से बना हुआ सेल वॉल है, ठीक है। क्या ये फंगी फोटोसिंथेसिस करता, नहीं करता। तो भाई तुम प्लांट किंगडम में कैसे डाल सकते हो फंगी को। सिमिलरली इन सबको जो एक्चुअल में प्लांट है जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनके साथ रख दिया गया था, ठीक है। इन सबको प्लांट के अंदर रख दिया गया था, अंदर मतलब अच्छा किस बेसिस पे रखा, उन्होंने देखा अच्छा इनमें सेल वॉल है तो प्लांट में रख दे रहे, भले ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है या नहीं कर रहा, बट दे वर वाइडली डिफरेंट इन अदर फीचर। तो भाई सिर्फ सेल वॉल से काम थोड़ी चलेगा, ऐसे तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होते हैं, फंगी में भी सेल वॉल होते हैं, काइटिन से बना हुआ, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल होता है, प्लांट में तुम्हारा सेलुलोज से बना होता है। तो इन सबको हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भाई बाकी फीचर्स तो एंटायरली डिफरेंट है ना, ठीक है। यहाँ पे फंगी तुम्हारा फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा, इवन सेल वॉल का कॉम्पोजिशन भी सबका बिल्कुल डिफरेंट है, तो तुम कैसे डाल सकते हो एक ग्रुप में। आगे बात करते हैं, इट इंक्लूडेड यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप। ये तो भयंकर मिस्टेक कि यूनिसेलर और मतलब मल्टीसेलर दोनों को एक साथ ही डाल दिया भाई सब ग्रुप में। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ये बेटा ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, ग्रीन एल्गी होता है और ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है, कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है, कुछ ऐसे सीड जैसा दिखता है, बस ये 2 इनमें फ्लैजिला लगा होता है, इससे मूवमेंट कर पाते प्लांट में पानी में, ठीक है। तो इसको, और स्पायरोगैरा भी ग्रीन एल्गी है बट ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। स्पायरोगैरा भी क्या है, ये भी एक ग्रीन एल्गी है बट ये मल्टी सेलुलर है,
ठीक है, ये भी एक ग्रीन एल्गी है, बट ये भैया क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो वो ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है, मतलब एक ही ग्रुप में डाल दिया उन्हें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंगी एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो पहली कर दिया कि उन्होंने मतलब उनके अकॉर्डिंग या उनकी जो ग्रुपिंग वाली मेथड थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि हेटेरोट्रॉफिक फंगी और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में दोनों को सेम मान रहे, जबकि जो दोनों एंटायरली डिफरेंट है। फंगी हेटेरोट्रॉप्स होते लाइक अस, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते, फोटोसिंथेसिस करते, प्रोड्यूसर्स होते भाई वो। अच्छा, फंगी है काइटिनस सेल वॉल, काइटिन से बना हुआ सेल वॉल होता है, वाइल ग्रीन प्लांट्स है सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल होता है। तो इसको हम एक में नहीं डाल सकते हैं। तो ये 3 ड्रॉबैक्स थे जो कि आपको याद होना चाहिए, सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं 1-2 मार्क्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आया मार्केट में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस ये जो चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस पूरे चैप्टर में आर.एच. विटेकर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ाता है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है, तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो पहली बात, साइंटिस्ट, किन साइंटिस्ट ने दिया था भाई, आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे। 1969 में उन्होंने 5 किंगडम प्रपोज करा इनके ड्रॉबैक्स को एक तरह से ओवरकम करने के लिए, ठीक है। फिर क्या करा उन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इन्होंने टोटल 5 किंगडम बनाया। एक तो मोनेरा बनाया, मोनेरा में बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया, ठीक है। प्रोटिस्टा बनाया जिसमें प्रोटोजोआन्स वगैरह होते हैं, अमीबा, इन सबको प्लेस कर दिया। फंगी बनाया, फंगी में सारे मशरूम वगैरह, सारे तुम्हारा यीस्ट हो गया, सब फंगी को इंक्लूड कर दिया। एंड प्लांटी में सारे प्लांट्स आ गए, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ गए। तो इन्होंने जो भी उनकी कमी थी पूरा कर दिया, 3 किंगडम और नया लॉन्च करके भाई साहब, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है सीबीएसई में, इवन बेटा नीट में भी आ रखा है एमसीक्यू में। चैप्टर जब खत्म होगा, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमारा एमसीक्यू पे होगा, नीट के और सीबीएसई दोनों के करवाऊंगा मैं। तो किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई करा ऑर्गेनिज्म को, या किस बेसिस पे 5 किंगडम प्रपोज करा है आर.एच. विटेकर ने, वो है सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दूसरा क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। जैसे सेल बन के मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो ये था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, उसको भी कंसिडर करा उन्होंने। रिप्रोडक्शन और इवन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंसिडर करा। मतलब उन्होंने काफी सारे फीचर के बेसिस पे किंगडम लॉन्च करा था, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में। ये क्या होता है बेटा, इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, ठीक है। चलिए, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं, मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, मोनेरा में बैक्टीरियाज आ गए, प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टेंस आ गए, फंगी है ये मशरूम दिखा रखा है, ठीक है, प्लांटी में सारे प्लांट्स को डाल दिया गया और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को डाल दिया गया। तो आर.एच. विटेकर का ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देख सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन सी कैरेक्टर्स को लिया था, ठीक है, और किस ऑर्गेनिज्म में कौन से किंगडम में वो कैरेक्टर्स है या नहीं है, वो हम इस टेबल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का टेबल है जो कि आपके किताब में मेंशन होगा। तो ये वाला जो कॉलम है कैरेक्टर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। इधर मोनेरा किंगडम है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंगी है, फिर प्लांटी है, और सबसे लास्ट में एनिमेलिया। देख रहे हो, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न अरेंज कर रखे हैं। यही तो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एक तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल टाइप। पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल टाइप। तो मोनेरा क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं भाई, बैक्टीरिया तो यूनिसेलर होते हैं ना, एक ही सेल से बने हैं, इनकी बॉडी एक सेल ही है। अच्छा, प्रोकैरियोट होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है। ये जो फंगी होते हैं बेटा, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये यूनिसेलर भी हो सकते, सॉरी ये प्रोटिस्टा, आई एम सो सॉरी, फंगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की थोड़ी, हाँ। तो प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें यूनिसेलुलर क्या आते हैं बेटा, यूकैरियोट्स आते हैं। अब यहां से ना, यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, यानी इनका सेल मेम्ब्रेन बाउंड है,
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलो तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। अच्छा ये यूनिसेलर होते हैं, इसमें मल्टीसेलर नहीं होता। फंगी की बात करें तो बेटा मल्टीसेलर होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। क्या सारे फंगी भैया मल्टीसेलर होते हैं? नहीं, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है यीस्ट, ठीक है। एक्सेप्शन है बेटा जी यीस्ट। यीस्ट एक ऐसा फंगी है जो कि क्या है बेटा, यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है। चलो भाई अच्छी बात है, अगर पता चल गया तो आगे बढ़ सकते हैं। यूनिसेलुलर, ठीक है भाई, ठीक है, यूनिसेलुलर है। आगे बात करते हैं प्लांटी। प्लांटी की बात करें तो भाई ये प्लांटी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, एक से ज्यादा सेल्स हैं इसमें, ठीक है। अच्छा एनिमल्स की बात करें तो ये भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस। भाई साहब न्यूक्लियस को भी कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वो न्यूक्लियस लाइक होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो भाई ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। अच्छा इन सब में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा भाई? सारे यूकैरियोट्स है ना। आगे बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वही थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्चुअली थैलस को हम बॉडी ही कहते हैं, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ऐसे बनते हैं। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाता है, क्यों? क्योंकि सेल ही है भाई, टिश्यू है तो टिश्यू लेवल क्या ही बोल सकते हो। इसमें भी प्रोटिस्टा भी क्योंकि यूनिसेलुलर थे तो कैसा होगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बट यहां से मल्टी सेलुलर स्टार्ट हो गया, तो ये मल्टी सेलुलर विथ लूज टिश्यू, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है मतलब बहुत सारे सेल तो है बट वो सेल डिफरेंशिएट होकर टिश्यू नहीं बनाए हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल तो है बट वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। उनका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है जो कि ऐसे हमारे बॉडी के टिश्यू में होता है। तो मल्टी सेलुलर होते हैं विथ लूज टिश्यू। कुछ हमें पता है यूनिसेलुलर भी होते हैं, कौन से वाले? यीस्ट वाले, ठीक है। तो एक्सेप्शन याद रखनी है। आगे बात करते हैं प्लांटी। इनमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इसमें सेल्स डिफरेंशिएट होके, मैच्योर होके, यू कहो तो स्पेशलाइज्ड होकर के टिश्यू या ऑर्गन बनाते हैं, इसलिए ये टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल क्या कहते हैं? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे तो भाई सेल्स का सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन देखा जा सकता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टिश्यू भी है, होते हैं कुछ कुछ जो ऑर्गन्स, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि तुम्हारे कहते हैं क्या, एक है तुम्हारा स्पॉन्ज लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, पॉरीफेरेंस है ना, वो उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कुछ ऑर्गन्स होते हैं और हम लोग तो भाई सब जो ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बेटा तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं? अभी बताया था मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। बीजीए भाई फोटोसिंथेसिस करता है यार। इसमें कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। फिर बात करें ये भी ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स दोनों इसमें पाए जा सकते हैं। यहाँ पे बेटा ये सैप्रोट्रॉफिक पाए जाते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कुछ कुछ सिम्बायोटिक होता है। मतलब है तो सारे हेट्रोट्रॉप्सी भाई, है तो सारे ये हेट्रोट्रॉप्सी, बट हेट्रोट्रॉप्स में भी सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से नरिशमेंट लेते हैं। पैरासिटिक बोले तो पैरासिटिक मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। सिम्बायोटिक की बात करें तो म्यूचुअल सर्वाइवल रिलेशनशिप शो करते हैं। दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहेंगे, एक खाना बना के इसको देगा तो ये नरिशमेंट उसको वो देगा, मतलब एक तरह से मिनरल से अब्जॉर्ब करके देगा। अब ये खाना तो बना नहीं पाएगा, फंगी है, मतलब ये क्या करेगा, उसको शेल्टर देगा और एक तरह से शेल्टर देगा, एक तरह से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके देगा ताकि जिस ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है वो खाना दे इसको बदले में, ठीक है। तो इसको सिम्बायोटिक कहते हैं। फिर होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। वो तो अपना खुद खाना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलिए भाई ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं कौन, किस पे? ऑटोट्रॉफ से भाई साहब। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल बैक्टीरियाज हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एल्गी नहीं है, नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी बट वो बैक्टीरिया है। यहाँ पे स्पायरोगैरा हो गया, क्लमाइडोमोनास हो गया, अभी बताता है स्पायरोगैरा मल्टीसेलर ग्रीन एल्गी होता है, क्लमाइडोमोनास यूनिसेलर ग्रीन एल्गी होता है। क्लमाइडोमोनास में 2 फ्लैजला होता है, मतलब ये मोटाइल होता है। मोटाइल बोले तो चल फिर सकता है, ये चल फिर मतलब स्विम कर सकता है पानी में, ठीक है। अच्छा फंगी की बात करें तो राइजोपस और एगैरिकस, ठीक है। एगैरिकस किसे कहते हैं? मशरूम, मशरूम खाया ना भाई, मशरूम को ही तो क्या कहते हैं? एगैरिकस कहते हैं भाई साहब, ठीक है। तो राइजोपस हो गया, एगैरिकस हो गया। राइजोपस के बारे में कहीं सुना तुमने? 10th क्लास में स्पोर फॉर्मेशन चैप्टर, ब्रेड मोल्ड कहते हैं ना प्यार से, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो भाई जो तुमने 10th क्लास में सुना है वो सारे के सारे फंगी इसी में आ रहे हैं। एक और अभी सुना दिया था मैंने, यीस्ट, यीस्ट भी सुना आप लोगों ने 10th क्लास में। तो यीस्ट, ये सब किसके अंदर आते हैं? किंगडम फंगी के अंदर आते हैं, किंगडम फंजाई।
अच्छा, प्लांटी के अंदर बेटा हर्ब शर्ब ट्री सारे आ जा रहे हैं, ठीक है। वो आपके वहां से ब्रायोफाइट से लेकर के एंजियोस्पर्म सारे के सारे प्लांट इसके अंदर है, ठीक है। तुम्हारा ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इवन एल्गी, एल्गी को भी इसी में डाला गया। तो पांचों प्लांट के जो एक तरह से डिवीजन है वो सब इसी के अंदर है। फिर बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया में फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, ह्यूमंस, कोई भी इंसेक्ट हो गया, मतलब सारे एनिमल्स एनिमेलिया के अंदर है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ठीक है, किसके, पांचों किंगडम के। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आते हैं। चलो अब बात करते हैं, क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही हम सिमट के रह गए, कोई और किंगडम नहीं आया? तो आया है, ठीक है। 5 किंगडम के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी प्रपोज हुआ है, ठीक है। उसको आपके किताब में शायद डायरेक्टली तो नहीं दिया, बट सप्लीमेंट्री पार्ट में, या तो किसी के पास पुरानी किताब होगी तो उसके बुक के पीछे दिया होगा, ठीक है। या आप सप्लीमेंट्री पार्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम इसका सप्लीमेंट्री पार्ट जो मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो आपका सीबीएसई हो, वहाँ से ये पढ़ा है, ठीक है। मैं भी इवन 11th के एग्जाम दे रहा था, तो ये वाला मेरा 3 मार्क्स में आया था, ठीक है, कि एक्सप्लेन करना था मेरे को 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी की पावर इन्फिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना, ठीक है भाई। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो भाई, सबसे पहला इसको प्रपोज्ड किसने करा था? तो प्रपोज्ड बाय कार्ल हुइस, ठीक है। कार्ल हुइस साहब ने इसको क्या करा था, प्रपोज करा था। कब करा था, कब तो जरूरी नहीं है भाई, आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ टाइम के बारे में आपको पता चल जाए कौन पहले आया कौन बाद में दिया, उसके लिए मैंने बता दिया। 1990 में कार्ल हुइस ने क्या करा था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करा था, यानी कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया था, ठीक है। तो इन्होंने इसमें 6 किंगडम को दिया था और 3 डोमेन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करा था, ठीक है। तो भाई लाइफ की बात करें, इसको एक मैं फ्लो चार्ट में आप लोगों को समझाना चाहूंगा। मैं लाइफ की बात करूं, LIFE, ठीक है, लाइफ। तो भाई लाइफ की बात करा जाए तो लाइफ में क्या होता है, 3 डोमेन्स होते हैं, ठीक है। कितने डोमेन्स होते हैं? 3 डोमेन्स होते हैं। तो इधर अपन बात करेंगे किस पे, 3 डोमेन्स पे। और 3 डोमेन्स कौन कौन से 3 डोमेन्स होते हैं, आ जाओ भाई बता दे रहे हैं। देखो 3 डोमेन्स में सबसे पहला आता है, ठीक है, 3 डोमेन्स में सबसे पहला आता है, उसका नाम है आर्किया। क्या नाम है? आर्किया, ठीक है। तो सबसे पहला डोमेन है बेटा आर्किया, ठीक है। नेक्स्ट जो डोमेन है हमारा, नेक्स्ट जो डोमेन है उसका क्या नाम है भैया? उसका नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और तीसरा जो डोमेन है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 मिनट, थोड़ा इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे किंगडम आने वाले हैं। उसको हम, आर्किया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और जो थर्ड वाला है उसको हम कहते हैं यूकैरिया। यूकैरिया, ठीक है, यूकैरिया, यूकैरिया, ठीक है। तो भाई यूकैरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया और आर्किया हो गया। ये हमारे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो गया भाई? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। अच्छा भैया आर्किया कौन है? तो आर्किया के अंदर एक ही किंगडम आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्किया बैक्टीरिया। तो इधर जो हम टेबल बनाने वाले बेटा, वो हम किंगडम का बनाने वाले हैं, ठीक है। इधर अपन लोग 6 किंगडम डिस्कस करेंगे, 6 किंगडम डिस्कस करते हैं। सेम फ्लो चार्ट आपको पेपर में बना के आना है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सीबीएसई में भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। चलो भाई, तो थोड़ा शेप्स का हेल्प ले लेते हैं हम लोग। मैं आर्किया की बात करूं तो इसमें बेटा पाए जाते हैं सारे के सारे आर्किया बैक्टीरिया, यानी पहला जो हमारा किंगडम है उसको हम कहते हैं किंगडम आर्किया बैक्टीरिया। किंगडम आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया। अब भैया ये आर्किया बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो भाई आर्किया बैक्टीरिया में तुम्हारे सारे के सारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया आते हैं, यानी कि जो पृथ्वी पे सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे
ठीक है, वो ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो हार्श कंडीशन में इवन 100 डिग्री सेल्सियस हॉट स्प्रिंग में भी जिंदा रह सकते हैं, सॉल्टी से सॉल्टी एरियाज में जिंदा रह सकते हैं, इवन वो एक तरह से ना गट ऑफ रूमिनेंट्स इसमें भी, मतलब एक तरह से मिथेन गैस को भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब जो भी एक्सट्रीम कंडीशन आप सोच सकते हो, कोल्ड से लेकर के हॉट तक, उन सब में ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सेल वॉल कॉम्पोजिशन ही कुछ ऐसा होता है कि इतने एक्सट्रीम कंडीशन को झेल पाते हैं। तो ये क्या है भैया, ये है प्रिमिटिव prokaryotes that can withstand extreme condition, जो एक्सट्रीम कंडीशन को भी झेल सकते हैं। ठीक है, ठंड से लेके गर्म एरिया तक। तो ये था सबसे पहला हमारा आर्के बैक्टीरिया, इसमें एंशिएंट बैक्टीरिया प्लेस्ड। ठीक है, जो सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन को। फिर हम बात करते हैं किस पे, अरे ये क्या दब गया, आ गया वापस। चलो भाई, फिर बात करते हैं बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें यू बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि सेकंड जो किंगडम है वो क्या है, किंगडम। अब बार बार मैं किंगडम नहीं लिखूंगा, सीधे नाम लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड जो किंगडम बेटा, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया। अब ये यू बैक्टीरिया से मतलब क्या है भाई, कहीं पे भी आप यू वर्ड आ जाए बायो में तो यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, ट्रू, और बैक्टीरिया का मतलब तो भाई बैक्टीरिया ही है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ट्रू होते हैं, अब ये ट्रू से मतलब क्या है, मतलब इनका सेल का जो कॉम्पोजिशन है, बनावट है, ये वेल डिफाइन है, या इनसे इनका सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है दोनों का। ठीक है, तो इसमें कह सकते हो ट्रू सेल वॉल पाए जाते हैं इसमें, किसमें, यू बैक्टीरिया में। तो इसमें ट्रू सेल वॉल पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। तो जो भी हमारे ट्रू बैक्टीरिया हैं वो किस में पाए जाते हैं, किंगडम यू बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, RH विटिकर साहब ने क्या करा था, उन्होंने दोनों किंगडम को एक ही किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया था। उसका नाम क्या था, किंगडम मोनेरा। अभी तो पढ़ाया था, किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरिया हैं, चाहे वो आर्के बैक्टीरिया चाहे यू बैक्टीरिया। बट इन्होंने दोनों बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया क्योंकि दोनों के फीचर काफी डिफरेंट थे। ये बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में सर्वाइव भी नहीं कर सकते, मर जाएंगे भाई साहब। ठीक है, अच्छा यूकैरिया की बात करें भाई साहब, यूकैरिया की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखो भाई, यूकैरिया में इसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा है। ठीक है, फिर चौथा जो आता है भाई, ठीक है, चौथा, उसके बाद फंगी आ जाएगा। फंगी के बाद क्या आ जाएगा बेटा, फंगी के बाद आ जाएगा प्लांटेई, और सबसे लास्ट में क्या आता है, एनिमेलिया। ठीक है, तो देख सकते हो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। बस मैंने भी इसे लिखवाया नहीं है, तो आ जाओ भाई, लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या बेटा, तीसरा आता है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें सारे प्रोटिस्टा होते हैं, अमीबा वगैरह ये सब। अच्छा, आगे बात करते हैं, प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है, किंगडम फंगाई, इसको किंगडम फंगी भी कहते हैं, फंजाई भी कह सकते हो। फिर आता है किंगडम प्लांटेई, जिसमें सारे के सारे प्लांट हैं। देन फिर आता है किंगडम एनिमेलिया, देन फिर किंगडम क्या आता है बेटा, किंगडम एनिमेलिया आता है। तो भाई ये देख सकते हो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले किंगडम आर्के बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करा था। किसने प्रपोज करा था, कार्ल लुईस ने। साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसने प्रपोज करा है। ठीक है, कब करा है जरूरी नहीं है, बट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है भाई। 1990 में प्रपोज करा था। सो ये था हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हमने एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन डिस्कस करा, जिसमें उन्होंने प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, किसमें, हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज में। देन फिर उन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन करा था, एक के पास, जिसके पास क्या होता है, आरबीसी होता है, एक जिसके पास नहीं होता, तो एनेमा और एनेमा करके उन्होंने करा था। ठीक है, एनेमा। फिर आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने प्रपोज करा, कैरोलस लिन्योस ने प्रपोज करा था। उन्होंने क्या करा था, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम दिया था, जिसमें प्लांट में उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, जैसे कि फंगी वगैरह सबको एक ही में डाल दिया था। ठीक है, ऐसे ही एनिमल में यूनिसेलर मल्टीसेलर सबको डाल दिया था, तो ये उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। देन फिर RH विटिकर आए, वो सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे फीचर के बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फीचर जरूरी है, सेल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, थैलेसोनिएशन हो गया, या फिर तुम्हारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम दिया था। कौन कौन सा दिया था,
था किंगडम मोनेरा जिसमें सारे बैक्टीरिया थे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा, सारे प्रोटिस्टेंस को डाल दिया था उसमें, किंगडम फंगाई, उसके बाद किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। तो उन्होंने 5 किंगडम दिया था। फिर और भी एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो रखा है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कार्ल लुईस ने प्रपोज करा था। उन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया, कौन सा, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। फिर उन्होंने क्या करा बेटा, इनको किंगडम एक्सप्लेन करा। आर्किया में किंगडम आर्किया बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया आते हैं इनमें। अच्छा यूकैरिया क्या है बेटा, इसमें प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया है, सारे किंगडम इसके अंदर है। अच्छा यूकैरिया क्यों कह रहे हैं, बता सकते हो? यूकैरिया बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। इनके ऊपर देखो ना, सारे प्रोकैरियोट्स थे, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा जी, यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। अच्छा यूकैरियोट्स है तो क्या करें हम, यूकैरियोट्स है मतलब इनके अंदर सेल कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। यानी इनका जो सेल है वो क्या है बेटा, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और क्या है भैया जी, और ये है कि बेटा इनके अंदर ना एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये ऊपर वाले क्या थे, दोनों बेटा प्रोकैरियोट्स हैं, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। भले ही 2 डिफरेंट किंगडम है ये, बट दोनों के दोनों क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस घिरा हुआ नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बट इनका घिरा हुआ है, इसलिए वेल डिफाइंड कह रहे हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोगों से जाते जाते एक सवाल मैं पूछ के जाऊंगा, ठीक है, कि जो राइबोसोम्स है वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं या सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं या दोनों में पाए जाते हैं? इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसको मैं पिन कर दूंगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा को, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो सेल में हम पढ़ते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल, उसको आप सेल चैप्टर में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं यहीं पे स्ट्रक्चर, उनके सारे पार्ट्स, फंक्शन डिस्कस कर दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।